हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत सा वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन करने वाला कंप्लीट। अगर आप समझ लेते हैं कि आपको इस टॉपिक को किस वे में पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, वो इस टॉपिक को मिस करने का सोचते हैं या फिर उनसे वो टॉपिक नहीं होता है। वो कितना भी ट्राई करते हैं, इतना कन्फ्यूजन होता है उनको कि वो ये टॉपिक को मतलब इसमें उनके जो नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको कम से कम मिल पाते हैं, क्योंकि उनका जो वे ऑफ लर्निंग है, जो उस चीज़ों को सीख जिस तरीके से रहे हैं वो काफ़ी गलत होता है। मैंने खुद पर्सनली जब ये टॉपिक पढ़ा था तो मुझे ये टॉपिक बहुत टफ लगता था। ऐसा लगता था कि ऐसी चीज़ें पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन फिर जब मैंने इसे अपने से पढ़ा, अपने वे से पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर हम इसे रियल वे में पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, तो ये सबसे आसान भी टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? आपकी BSc थर्ड सेमेस्टर की जो थर्ड यूनिट है वो है आपकी फैमिलीज़ के ऊपर। मतलब कि अभी तक हमने पढ़ा कि क्या होते हैं टैक्सोनॉमी, कैसे कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की होती है जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली। क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की होती है जिसे हम कहते हैं फैमिली। अब इस फैमिली की जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें कैसे कैसे कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है, तो जो फैमिली बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर, जो टैक्सोनॉमिस्ट बेंथम एंड हुकर थे, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी, जिसकी वीडियो हमने प्रीवियसली अपलोड कर दी है चैनल में, उसको देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखेंगे ताकि आपको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे कि आखिर इस टॉपिक को आपको किस फॉर्मेट में पढ़ना है। होता है ना कि आपके स्कूल की जो रजिस्टर होती है उसमें सारी चीज़ें सुव्यवस्थित लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है कि इसमें बच्चों का रोल नंबर रहेगा, इसमें डेट रहेगा और यहाँ पे जो है बच्चों का नाम रहेगा, यहाँ फादर का नेम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका नेम सेम होता है तो फादर का नाम लिखते हैं। तो फिर उसके बाद आपका अटेंडेंस होता है, आपका जो है लिंग होता है कि आप मेल हो फीमेल हो, वो सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में होती है। तब वो जो है कि इन्फॉर्मेशन एक एक वर्ड में अगर आप भी लिखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाता है। तो हम समझेंगे कि किस फॉर्मेट में हमको फैमिली पढ़नी है। फैमिली पढ़ने को बहुत लोग फैमिली पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ाने को बहुत लोग फैमिली पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम जो फैमिली पढ़ेंगे जिस तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो चाहे जितनी फैमिली आपको पढ़नी है, आपको थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 20 आपकी फैमिलीज दी हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी फैमिली एक्सेप्टेबल है, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी फैमिली पढ़ाई जाती है, वो आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे आपको 20 की 20 फैमिली पढ़ाएंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि एक फैमिली पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, दूसरी तीसरी, जब तक आपने 4-5 फैमिली पढ़ लेंगे तो फिर आगे की फैमिली आपको पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फैमिली को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फैमिली को स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहली फैमिली क्या है? रैनन कुरेशी। रैनन कुरेशी जो है वो सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। ये थैलेमी फ्लोरी जो आपका था, जो थैलेमी फ्लोरी हमने पढ़ा था उस दिन, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, तो थैलेमी फ्लोरी में जो एक हमने पढ़ा था रैनल्स के बारे में, कहा था कि सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, उसी की एक फैमिली है रैनन कुरेशी, जिसके बारे में कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है, वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, इंडिया के किस इन्वायरमेंट में होते हैं, वर्ल्ड के किस इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, इनकी लीफ कैसी होती है, इनका रूट कैसा होता है, इनका स्टेम कैसा होता है, इनका फ्लावर कैसा होता है, इनकी जो है कि इनके बाकी सारे कैरेक्टर कैसे होते हैं, कैसे फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, कैसे जो है कि फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। देखिए आपके सिलेबस में क्या है कि आपके सिलेबस में मॉर्फोलॉजी पढ़ने को नहीं दिया है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ने को लिए नहीं दिया है। तो अगर आपके सिलेबस में, जैसा कि पहले के सिलेबस में था कि पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ाई जाती थी उसके बाद फैमिली, तो बच्चों को पढ़ने में ईजी होता था, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजी एक यूनिट कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत सारे टर्म्स के बारे में जान जाते थे। लेकिन आपके अब के सिलेबस में क्या है? अब के सिलेबस में आपको सिर्फ फैमिली पढ़नी है, आपको मॉर्फोलॉजी जैसा कोई टॉपिक नहीं दिया है। तो सिलेबस को टाइम टू टाइम मैं आपको फिर अलग से मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि आपका एग्जाम भी टाइम टू टाइम होगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम मॉर्फोलॉजी ना कंप्लीट करते हुए हम डायरेक्ट फैमिली से स्टार्ट करेंगे, और मेरी गारंटी है कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हम फैमिली के एक एक वर्ड को इस तरीके से समझेंगे कि आपको फैमिली पढ़ते पढ़ते आपकी मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। पहले का हमारा वे था कि हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते थे उसके बाद फैमिली पढ़ते थे। अब हम क्या करेंगे,
पढ़ेंगे, हम फैमिली को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी मॉर्फोलॉजी तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द फैमिली ऑफ द रैननकुलेशी। तो पहले रैननकुलेशी को पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे कि अगर हमको किसी फैमिली के बारे में पढ़ना है तो व्हाट टू नो अबाउट दैट फैमिली। आपको उस फैमिली के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आपको उसका सिस्टमैटिक पोजीशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिस्टमैटिक पोजीशन। जो भी टॉपिक मैं बता रही हूं इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगर ये आप लोग याद कर लेते हैं कि कैसे आपको एक फैमिली को पढ़ना है तो फैमिली पढ़ना बहुत आसान होगा। आपकी 2 यूनिट बैठे बैठे कंप्लीट हो जाएगी। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, बाकी आपकी 2 यूनिट अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपके 8 यूनिट में से अगर आप 2 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सिस्टमैटिक पोजीशंस क्या होते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब पहले समझ लेते हैं हम। ऐसा ही नहीं बस आपको हेडिंग का नाम नहीं बताएंगे, हेडिंग में जो वो उसका मीन्स है वो भी समझते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब क्या होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया गया है, आप जब फैमिली पढ़ते हैं तो जो सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको जो फैमिली पढ़नी है उसका पोजीशन क्या है। जैसे कि आपने जब क्लासिफिकेशन किया था तो कैरेक्टर के हिसाब से आपने किसी फैमिली को, किसी ऑर्डर को कहीं कहीं क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। तो उस सिस्टम के हिसाब से आपको जो फैमिली पढ़नी है उसकी पोजीशन क्या है इसके बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको सिस्टमैटिक पोजीशन समझ में आ गया कि क्या होता है सिस्टमैटिक पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन जो सिस्टम हमने बनाया था उस सिस्टम के हिसाब से हमारी जो फैमिली है, जैसे हमको यहाँ पे आज रैननकुलेशी पढ़नी है तो रैननकुलेशी फैमिली के हिसाब से जो हमारा उसकी पोजीशन है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन में आपको कौन कौन से टॉपिक लिखने होंगे। आपको लिखना होगा कि उस फैमिली की मतलब कि आपको जो फैमिली पढ़नी है वो किस डिवीजन के अंदर आती है, जैसे कि आपका जो फैमिली है वो किस डिवीजन में आती है, वो किस क्लास में आती है, वो किस सब क्लास में आती है, किस सीरीज में आती है, किस ऑर्डर में आती है, किस फैमिली में आती है। आपको इतनी चीजें लिखनी होंगी, उसका डिवीजन, उसका क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इतनी चीजें आपको याद होगी। और अगर आप फैमिली को कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सारी चीजें सेम होती, जैसे कि थैलेमी फ्लोरी जो है उसमें जितने भी मेंबर पढ़ेंगे उनके ऊपर वाले कैरेक्टर सेम होंगे। मैं आपको भी रैननकुलेशी जब बताऊंगी तो बताऊंगी कि कैसा डिवीजन, क्लास, सब क्लास अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो आपको उस फैमिली, उस डिवीजन से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि हमको पता है कि थैलेमी फ्लोरी क्या होते हैं। जब हमने बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि थैलेमी फ्लोरी में कैसे प्लांटों को रखा गया है। तो उसके हिसाब से हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो सिस्टमैटिक पोजीशन से ही मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या है। पहले आप क्या लिखेंगे? सिस्टमैटिक पोजीशन। अगर आप सिस्टमैटिक पोजीशन नहीं लिखते हैं तो अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर या 2 नंबर तो एग्जामिनर वैसे ही काट लेगा। आप कितना भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल डायग्राम बना दे, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक पोजीशन नहीं लिखते हैं कि उसका सिस्टम में पोजीशन क्या है तो आपका नंबर कंप्लीटली आपको कभी नहीं मिलेगा। तो सिस्टमैटिक पोजीशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये जो फैमिली के प्लांट है वो कैसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। वो ठंडे रीजन में पाए जाते हैं, वो गर्म रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं, हायर मतलब कि हायर लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं, मतलब ऊंचाई पे पाए जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं कि समुद्र के तट पे पाए जाते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी किसी भी फैमिली के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में। उसके बाद आपको पढ़ना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आपको क्या पढ़ना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब कि उसके प्लांट की जो बॉडी है, जैसे उसका जो स्टेम है, लीफ है, रूट है, जो भी चीजें हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसा है, उसके स्टेम कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका फ्लावर मतलब कि फ्लावर तो मान लीजिए फ्लोरल कैरेक्टर में आ जाएगा, उसकी लीफ कैसी है, लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, लीफ के अंदर जो वेन्स है उसकी अरेंजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वेजिटेटिव कैरेक्टर, जैसे अगर आपकी बॉडी की वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जाए तो आपके पास 2 आईज है, 1 नोज है, 2 ईयर्स है, 10 फिंगर्स हैंड में है, 10 फिंगर्स जो है कि आपके लेग्स में है, आपके पास 2 लेग्स है, 2 हैंड्स है, 1 हार्ट है। ऐसे सारी चीजें कि आपको पढ़नी है कि आपके पास क्या क्या कैरेक्टर्स है। ये हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपके कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए? आपके होने चाहिए हैबिटेट, कि वो जो है उनका जो हाइट है वो कितना है, वो कैसा मतलब उनकी रहन कैसा है, उनकी बॉडी कितनी, उनकी हाइट कितनी, ये सारी चीज़ें हैबिट में लिखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रूट कैसे होते हैं, मतलब कि उसके रूट जो है वो टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, टैप रूट में भी कैसे रूट है, क्या वो भोजन को स्टोर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रूट में।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लीफ। लीफ कैसा है, वो सेसाइल है, सब सेसाइल है। लीफ में जो है कि अरेंजमेंट कैसा है, वो अपोजिट है। और उसके बाद जैसे अपोजिट का मतलब क्या कि ये इस तरीके से लीफ है और यहाँ पे एक लीफ है तो दूसरी यहाँ पे है, तो इस तरीके के जो लीफ होते हैं इसको कहते हैं अपोजिट। अल्टरनेट का मतलब क्या कि एक लीफ यहाँ है दूसरी लीफ यहाँ है, इसकी अल्टरनेट दूसरी लीफ यहाँ है तीसरी लीफ यहाँ है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं लीफ की अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट के बाद एक होती है मतलब कि रोल्ड अरेंजमेंट, मतलब कि चक्राकार। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनके लीफ जो है इस तरीके से चारों तरफ निकले रहते हैं, इस तरीके से चारों तरफ इसके लीफ निकले रहते हैं, तो ऐसे जो लीफ के अरेंजमेंट होते हैं उसको कहते हैं रोल्ड। तो आपको जब फैमिली पढ़नी है तो आपको पढ़ना है कि उसकी रोल्स, उसकी फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, उसकी लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, उसकी रूट कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, सिलिंड्रिकल है, रूट पे छोटे छोटे, स्टेम पे छोटे छोटे रोए हैं कि नहीं है, उसके स्टेम की मॉर्फोलॉजी क्या है, कितना उसमें वुड है, कितना वो हर्बेसियस है कि हर्बेसियस नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप एक बार कोई चीज़ इस पे पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया सेकेंड वाली फैमिली के बारे में लग जाएगा। अगर आप एक फैमिली के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट फैमिली में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको पहले वाली फैमिली से सेम टू सेम रहेगी। जैसे कि जब भी आपको मतलब कि जब भी आप लिखेंगे हैबिटाट के बारे में तो आप लिख सकते हैं कि वो एनुअल है, पेरिनियल है और बाइनियल है। तो कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ एनुअल प्लांट होते हैं। मोस्टली फैमिली में एनुअल प्लांट भी होते हैं, बाइनियल प्लांट भी होते हैं, पेरिनियल प्लांट भी होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि हमने इस फैमिली में क्या पढ़ा था, तो कुछ कैरेक्टर तो ऐसे होते हैं जो आप हर फैमिली में लिख सकते हैं। एनुअल्स होते हैं, बाइनियल्स होते हैं और कभी कभी पेरिनियल्स होते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इनके जो प्लांट होते हैं वो जो है कि हर कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप फैमिली के एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हैं, अगर आप फैमिली के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा रैनन कुलेशी जो बटर कैप फैमिली है उसके जो फ्लावर थे वो ऐसे थे, वो प्लांट इतनी हाइट का था, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो यहीं से मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपने हिबिस्कस का प्लांट देखा है और आपको मॉल्वेशी फैमिली के बारे में लिखना है तो आप बता सकते हैं कि इसका जो फ्लावर है वो कैसा होता है, उसकी स्टेम्स कैसी होती है, उसकी लीफ कैसी होती है, उसकी मतलब कि कितना हाइट उसका होता है। आप एक हिबिस्कस के प्लांट को अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो भी आप मॉल्वेसी, कंप्लीट मॉल्वेसी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में सूरजमुखी का फ्लावर है, सूरजमुखी का प्लांट है, तो आप एस्ट्रेशी फैमिली के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी फैमिलीज जो है कि यूँ अपनी डेली लाइफ में वो देखते रहते हैं, उसको नियरली ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारे सिटीज़ के बच्चे हैं, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं, उनके लिए शायद ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं। लेकिन क्या है कि आपके पास आज सोशल मीडिया है, आपके पास आज गूगल जैसे, क्रोम जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस है जिसकी वजह से आप कोई भी प्लान घर बैठे देख सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इसको जानने की। फैमिली पढ़ने का मतलब कि आप अपनी चारों तरफ की चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। फैमिली इसीलिए रखी गई। फैमिली बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन अगर फैमिली को फैमिली की तरीके से पढ़ेंगे, उसको अपनी फैमिली अपने जीवन का हिस्सा बना के पढ़ेंगे, उसको डेली लाइफ की चीज़ें बना के पढ़ेंगे, कोई भी प्लांट देखेंगे तो उसकी पत्ती उठा के देखेंगे कि अच्छा इसमें पैरेलल वेनेशन है कि रेटिकुलेट है, इसकी लीफ एक्स स्टिपुलेट है कि स्टिपुलेट्स है, इसका स्टेम कैसा है, वो होलिकल मतलब होलो है या सॉलिड है, इसकी हाइट कैसी है, लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, सूट कैसा है। अगर आप प्लांट को देखते हैं तो आप अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फ्लावर तो सुंदर सबको लगता है, पर बॉटनी वाले क्या करते हैं, उसका ये सब देखते हैं कि वेनेशन कैसी है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। अगर आप इस क्यूरियोसिटी के साथ टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, इस क्यूरियोसिटी के साथ फैमिली पढ़ते हैं, तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली कम से कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में कि हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ना है। सिस्टमैटिक पोजीशन में आपको क्या पढ़ना है कि डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, सीरीज क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है। इतनी चीज़ें आपको सिस्टमैटिक पोजीशन में लिखनी है, इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। मान लीजिए बाई चांस कोई एक एग्जाम टाइम में भूल जाता है तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको इतनी चीज़ें हर फैमिली के बारे में पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आपको पढ़ने हैं कि वो प्लांट जो है उसका हैबिटाट कैसा है, मतलब वो एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, सर्ब है, हर्ब है, ट्री है, क्या है, उसका हैबिटाट पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, उसका रूट कैसा है, उसका लीफ कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, रूट में भोजन स्टोर होता है कि नहीं होता है, टैप है, एडवेंटिशियस है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक फैमिली अच्छे से पढ़ लेते हैं, दूसरी फैमिली अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-3 फैमिली, आप जैसे जैसे फैमिली का नंबर बढ़ता जाएगा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, लेकिन आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा। कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको एक एग्जाम मतलब एक तरीका बताती हूँ कि कैसे अगर आपको पढ़ते हैं फैमिली तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करनी होंगी। तो कैसे, जैसे कि एक फ्री स्लाइड ले लेते हैं।
एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और समझते हैं। आपने आर्ट वाली कॉपी देखी होगी या फिर आप कॉलेज में प्रैक्टिकल्स फाइल वगैरह बनाते होंगे तो आप चार्ट पेपर पे कुछ बनाते होंगे। तो एक चार्ट पेपर ले लीजिए या फिर एक आर्ट वाली कॉपी ले लीजिए। उसमें कॉपी को ऐसे ओपन करते हैं तो एक इधर वाला पेज होता है, एक इधर वाला पेज होता है। उन दोनों पेज को निकाल लीजिए या फिर कॉपी में ही रहने दीजिए। उन दोनों पेज पे आप ड्रॉ कर लीजिए। आपको क्या करना है कि इधर जो है वो आपको आपके फैमिली के नाम लिखने हैं। इधर आपको क्या करने हैं, आपके फैमिली के नाम लिखने हैं। ठीक है, पहले तो आप लोग नोट्स बनाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे दूंगी। उसके बाद खुद से पढ़ने के बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा उसको इस तरीके से एक ही पेज पे सारी फैमिली जितनी हो सकेंगे उतना आप लिख लेंगे, ताकि आप चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तब पढ़ना और समझना और कन्फ्यूजन दूर करना सब ईजी हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, फैमिली को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपका आता है सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन एक कॉलम बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। जैसे आपके स्कूल में आपके अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, इधर हो गया आपका रोल नंबर, उसके बाद आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, मतलब आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम लिखा रहता है ना, उसी तरीके से सिस्टमैटिक पोजीशन लिखेंगे। अगर आप सिस्टमैटिक पोजीशन लिखते हैं फैमिली, तो बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो सेम डिवीजन की हैं, सेम क्लास की हैं, सेम सब क्लास की हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको क्या है कि आप एक बार सिस्टमैटिक पोजीशन लिखिए कि हमको जो है ये वाले डिवीजन की, ये वाला हमारा डिवीज़न है, ये वाला हमारा क्लास है और ये वाला हमारा सब क्लास है। तो अगर आप क्लास, सब क्लास और डिवीज़न लिख लेते हैं तो उसके अंदर जितनी भी फैमिली आएगी वो आप एक पेज पे लिख लेंगे, या फिर आपको जितने जगह में आपका वो फैमिली कंप्लीट जाता है आप वहाँ तक लिखेंगे। तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि अच्छा इस डिवीजन में कितनी सारी फैमिली हैं। तो आपको सिस्टमैटिक पोजीशन हर के लिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही डिवीजन की, एक ही क्लास की बहुत सारी फैमिलीज आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे कि आपका जो डिवीजन है वो ये है, उसका क्लास ये है, उसका सब क्लास ये है, उसकी उस क्लास की कितनी फैमिली आपको पढ़नी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उस क्लास की कितनी फैमिली आपको पढ़नी है आप वो यहाँ लिखेंगे। आप चाहें तो इसको हेडिंग के रूप में जो कॉपी के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच के ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन जो बनानी है उसमें आपको लिखना है कि इसके जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं। जो भी आप फैमिली ABCD लिखेंगे, जो भी आप फैमिली ABCD मतलब 1 2 3 4 5 जो भी लिखेंगे फैमिली, उसमें आप लिखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे कि आप इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा है, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखेंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एक लंबी सी मतलब लाइन बनाएंगे और उसके नीचे आप लिखेंगे कि इसका हैबिटाट कैसा है, इसका जो है कि रूट कैसा है, इसका स्टेम कैसा है, इसका फ्लावर कैसा है, इसका लीफ कैसा है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। समझ में आ गया। तो उसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। उस फ्लोरल कैरेक्टर में आप लिखेंगे कि इसका कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, गैनोशियम क्या है। अगर आप ऐसा एक दो फैमिली के साथ करते हैं तो आगे की फैमिली आपके दिमाग में यूं ही सेट हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा कि आपको चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आप सिंपली समझना चाहते, आप अगर सिंपली पढ़ना चाहते हैं कि मैंने एक फैमिली पढ़ ली, उसके बाद दूसरी फैमिली पढ़ लेंगे, उसके बाद तीसरी फैमिली पढ़ लेंगे, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं क्लियर होगा। क्योंकि आप एक फैमिली पढ़ रहे हैं, एक फैमिली के सारे मेंबर सेम नहीं होते, आपके घर के सारे मेंबर सेम है, किसी की माइंडसेट कुछ और है, कोई कुछ उसी चीज़ को किसी और तरीके से सोचता है, कोई उसी चीज़ को किसी और तरीके से सोचता है। तो आप कंप्लीट फैमिली पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना पड़ेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी बहन आपकी प्रति जल्दी गुस्सा हो जाती है, आप जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो आपको आपकी बहन के भी कैरेक्टर पता चलेंगे, आपको आपके कैरेक्टर भी पता चलेंगे। तो फैमिली को हमेशा कंपेयर करके पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक्स, जो कुछ ट्रिक्स थे जिसकी वजह से आप जो है जिस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे और जिस तरीके से आप फैमिली को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फैमिली पढ़ाना मेरे लिए बहुत ईजी है। मैं को क्या है कि रोज एक फॉर्मेट में बस फैमिली का नाम चेंज कर दूंगी, उसके कुछ कैरेक्टर चेंज कर दूंगी और डेली डेली आपको एक एक फैमिली आके पढ़ा दूंगी। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरे कॉलेज टाइम में भी मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे फैमिली बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे कुछ किसी ने इस तरीके से समझाया ही नहीं था। हम लोग एक फैमिली पढ़ते थे, दूसरी पढ़ते थे, तीसरी पढ़ते थे, चौथी पढ़ते थे, फिर कन्फ्यूजन। पहली फैमिली के बारे में कुछ याद नहीं रहता था कि फैमिली, पहली फैमिली और दूसरी फैमिली कैसे अलग है। तो आपको क्या करना है कि एक बार पढ़ना है कि फैमिली को हमको कैसे पढ़ना है। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट वो मेहनत आप करेंगे। उसके बाद सेकंड फैमिली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमको पढ़ना है कि सेकंड फैमिली फर्स्ट फैमिली से कैसे अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपनी थर्ड फैमिली में जाएंगे। थर्ड फैमिली जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट और सेकंड फैमिली में ऐसे क्या कैरेक्टर्स है जो कि थर्ड में नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैमिली में आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से आप फैमिली पढ़ सकते हैं, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब क्या, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे वेजिटेटिव पार्ट पढ़ा था उसी तरीके से अब हमको पढ़ना होगा
रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है कि वो पार्ट जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इसके एंजियोस्पर्म की फैमिली के बारे में। तो एंजियोस्पर्म में जो फैमिली है सबका रिप्रोडक्शन फ्लावर की वजह से होता है। तो ये फ्लावर के जो फ्लोरल कैरेक्टर है आपको इसके बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनफ्लोरेसेंस का मतलब नहीं पता होगा। तो इनफ्लोरेसेंस का ये मतलब होता है कि कोई इस तरीके से लंबी सी डंडी होती है जिसे कि बॉटनी की भाषा में कहते हैं पेडंकल। इस पेडंकल पे फ्लावर जो है वो जो नीचे लगे हैं वो बड़े हैं, इस तरीके से बड़े बड़े फ्लावर हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो फ्लावर की साइज है वो छोटी होती जाएगी। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है कि जो अरेंजमेंट है वो पहले ही ऊपर पे जो बड़े प्लांट है, बड़े फ्लावर है, उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है छोटे फ्लावर बनते जाएंगे। तो किस तरीके का फ्लावर का अरेंजमेंट है। अगर एक ही ब्रांच से बहुत सारे फ्लावर लगते हैं, आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जिसमें एक ही ब्रांच पे बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं, तो उन फ्लावर में जो सबसे टिप पे फ्लावर है वो सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है, इस तरीके से जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। मतलब कि फ्लावर की अरेंजमेंट क्या है किसी भी पेडंकल पे, उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। आपके उसके बाद पढ़ना है फ्लावर के बारे में कि फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक है। ये सारी चीजें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी। जब हम रैननकुलेसी फैमिली स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। हम फ्लावर पढ़ेंगे, उसके बाद कैलिक्स पढ़ेंगे। कैलिक्स मतलब कि वो सबसे बाहर वाला हिस्सा। कैलिक्स का मतलब क्या कि फ्लावर का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो कि ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। और जब फ्लावर जो है बड कंडीशन में होती है, जब आपने कोई कली देखी होगी, जैसे आप नॉर्मली और सारे फ्लावर तो देखते नहीं, गुलाब का फ्लावर तो देखते हैं ना, गुलाब का फ्लावर जब बंद रहता है तो उसके ऊपर हरी हरी जो है कि पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं कैलिक्स। जब वो कैलिक्स खुल जाता है तो वो फ्लावर के नीचे जाता है और पिंक वाली जो चीजें हैं वो ऊपर दिखने लगती हैं, वो ग्रीन वाला पार्ट जो है वो नीचे रहता है। तो कैलिक्स क्या करता है, ये फ्लावर जब बर्ड इस कंडीशन में रहती है तो उसको बाहर के एनवायरमेंट से बचाता है। ये काम है कैलिक्स का। कैलिक्स जब खुलती है तो उसके जब फ्लावर जब खिलने लगता है तो कैलिक्स जो है वो एक साइड हो जाता है और कोरोला जो है कि वो बाहर निकलती है। तो जो सेकंड आपको कलरफुल पार्ट दिखता है किसी भी फ्लावर का, उसको मोस्टली कोरोला होता है। जैसे गुड़हल में आप देख सकते हैं रेड वाला जो पार्ट होता है, नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल गुड़हल होते हैं। गुलाब देख सकते हैं उसमें जो आपका पिंक वाला पार्ट होता है। इसी तरीके से जो कलरफुल पार्ट होता है वो कोरोला होता है। ये कलरफुल इसलिए होता है ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की वजह से इसका पॉलिनेशन हो सके। इसका ये प्रोसेस है, क्यों ये इतना कलरफुल होता है, इतनी बड़े बड़े स्ट्रक्चर प्लांट क्यों बनाते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आपको डिस्क्राइब करना है वो एंड्रोशियम। एंड्रोसियम का मतलब कि फीमेल जो प्लांट है उसका मेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट किस तरीके से अरेंज होता है, स्टेमन का क्या अरेंजमेंट होता है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ये सारी चीजें आपको एंड्रोशियम में पढ़नी है। उसके बाद आपको गाइनोशियम पढ़ना है कि गाइनोशियम कैसा होता है, इनका नंबर जो कार्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्पल्स के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओव्यूल्स जो फ्यूज होते हैं कि सेपरेट होते हैं। ये सारी चीजें आपको गाइनोशियम में पढ़नी है। फिर गाइनोशियम के बाद आपको क्या पढ़ना है, फ्रूट, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्रूट बन गया। फ्रूट कैसा होता है, वो सिंगल होता है, एग्रीगेट होता है। फ्रूट में भी बहुत अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे मटर का एक आप फ्रूट देख सकते हैं, मटर का फ्रूट जो है वो मतलब जो फ्रूट है वो कहीं ना कहीं सरसों के प्लांट के फ्रूट से अलग होता है, आम का प्लांट का फ्रूट अलग होता है। तो ये फ्रूट में जो डिफ्रेंसिएशन होता है आपको वो यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आपको एक चीज़ पढ़ना है, फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल डायग्राम हमेशा दिमाग में याद रखेंगे। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम अगर आपको याद रहता है तो आपकी फैमिली में आपको 80% नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि मतलब जो आपने कैरेक्टर लिखे हैं वो कहीं ना कहीं फ्लोरल फार्मूला में ही लिखे गए होते हैं। ये एक फार्मूला बनाया जाता है जो कि फ्लावर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद एक डायग्राम बनाया जाता है जिसे कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। वो डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है कि आपने फ्लावर को लिया और आपने इसको बीच में से कट कर दिया और आप उसे इस तरीके से देख रहे हैं। तो आपको कैलिक्स की अरेंजमेंट कैसे दिख रही है, कोरोला की अरेंजमेंट कैसे दिख रही है, एंड्रोसियम की अरेंजमेंट कैसे दिख रही है, गाइनोशियम की अरेंजमेंट कैसे दिख रही है, वो चीज़ आपको नोट करता है फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद लास्ट में आपको लिखनी है कि इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि इस प्लांट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ सकता है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आप फैमिली लिखते हैं, क्वेश्चन में रहे या ना रहे, आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख के आना है। 2 ही लिख के आएंगे, लेकिन लिख के आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ये बताता है कि आपको इस फैमिली से क्या इंपॉर्टेंस है, इस फैमिली का अगर एग्जिस्टेंस है तो हम उससे क्या यूज फाइंड आउट कर पा रहे हैं, उसका हमारे लिए क्या यूज है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ के आएंगे। तो ये एक तरीका था जिसके
जिसकी वजह से आप फैमिली को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये वीडियो को हमको यहीं पे एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रनन कुरैशी फैमिली को। इस वीडियो में सिर्फ हमने ये पढ़ा कि आपको फैमिली को किस तरीके से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन आपको फैमिली पढ़नी है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ना है। सिस्टमैटिक पोजीशन में जो भी डिवीजन है, क्लास है, सब क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो प्लांट कहाँ पे होते हैं, किस रीजन में पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एनवायरमेंट में, धरती पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंडिया में कितना नंबर पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसका जो है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा है, उसकी प्लांट की जो बाहरी मॉर्फोलॉजी है, जो उसका वेजिटेटिव काई के लक्षण है वो कैसा है। उसमें हम पढ़ेंगे कि उनका हैबिटेट कैसा है, वो बाइनियल है, पेरिनियल है, एनुअल है, कैसे वो प्लांट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि उनकी जो बाहर देखने पर आपको जो मॉर्फोलॉजी समझ में आती है, उनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी एक टाइप के लिए मतलब कि दिए गए होते हैं। वो टर्म्स, उन टर्म्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, हम उसके बारे में बताएंगे, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब कि अभी आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर देख लिया, अब आपको क्या क्या देखना है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में आपको पढ़ना है कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, मतलब फ्लावर की जो अरेंजमेंट है प्लांट पे वो कैसी होती है। इन्फ्लोरेसेंस देखने के बाद आपको कैलिक्स देखना है, कोरोला देखना है, एंड्रोसियम देखना है, गाइनोशियम देखना है। कैलिक्स की कैसे अरेंजमेंट है, कोरोला की कैसे अरेंजमेंट है, एंड्रोसियम की कैसे अरेंजमेंट है, गाइनोशियम की कैसे अरेंजमेंट है। ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे देखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि उस प्लांट का फ्रूट कैसा बनता है। अगर फ्रूट बन जाता है तो उसके बाद आपको देखना है कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला आपको लिखना है, फ्लोरल डायग्राम आपको लिखना है, और बाद में एकदम लास्ट में आपको बताना है कि इस प्लांट की, इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। कम से कम 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप हर फैमिली की याद रखेंगे। भले ही आप फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ी चीजें भूल जाएंगे, चलेगा, पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सिस्टमैटिक पोजीशन हमेशा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए फ्लोरल फॉर्मूला के साथ। तो इस तरीके से आप किसी भी फैमिली को पढ़ेंगे, फैमिली को कंपेयर करेंगे, किस तरीके से नोट्स बनाएंगे, सारी चीजें हमने इस वीडियो में आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे रनन कुरैशी फैमिली को, और कंटिन्यूअसली एक वीडियो में आपको एक फैमिली कंप्लीट कर दीजिए, कि जिससे कि आप लोग अपना नोट्स भी बना लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। फैमिली को क्या चाहिए, उसको रिवीजन चाहिए, और आपकी जो है प्रैक्टिकल क्यूरियोसिटी चाहिए। आप एनवायरमेंट में जाते हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन देखिए, सेसाइल प्लांट और पेटियोलेटेड जो लीफ है वो देखिए, और आप देखिए कि कैसे वो प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट है, क्या वो टर्मिनोलॉजी, आप उस अरेंजमेंट के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो आप बहुत हद तक फैमिली को अपनी लाइफ से इन्वॉल्व कर लेते हैं, और आपको जो है फैमिली बहुत अच्छी लगने लगेगी, और बहुत अच्छा आपका इसमें मार्क्स भी आएगा, और आपको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फैमिली को कैसे पढ़ना है एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। रनन कुरैशी फैमिली को स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन के साथ, ठीक है।